Hello friends, today we are discussing about equilibrium constant from the Nernst equation. How can we calculate the equilibrium constant? Now in my last lecture I have already explained you about the Nernst equation, how we can calculate the standard cell potential or the electrode potential by using the standard hydrogen electrode, and also change the concentration of the solution we can using the Nernst equation, and we can calculate the electrode potential. Now how can we use the equilibrium constant? So firstly we have to know what is the equilibrium constant. Class 11, when you are studying about the chemical equilibria, you have seen in the reversible reaction when the rate of reaction is equal to rate of backward reaction. क्लियर. नाउ जब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल हो जाती है तब हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ना इफ द सर्किट डैनियल सेल्स है तो हमने ये इक्वेशन देखी थी बच्चे कि जिंक कॉपर टू पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके कैसे बदल जाती हैं, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस कॉपर. तो ये रिएक्शन जब होती है टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है, जिंक टू पॉजिटिव कीप ऑन इंक्रीजिंग वाइल द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव कीप ऑन डिक्रीजिंग. ये सही बात है कि कॉपर टू पॉजिटिव का सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि वो एक सोल्यूशन में मिक्सअप होता जा रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, लेकिन कॉपर टू पॉजिटिव की डिक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है. एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड ऑन द वोल्ट मीटर कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो जैसे जैसे, क्योंकि अब जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है वो भी क्या धीरे धीरे कम होती जाएगी. After some time, we shall note that there is a no change in the concentration of the copper to positive and the zinc to positive. तो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि there will be no change in the copper to positive and the zinc to positive. अब ये कैसे? सेम टाइम वोल्ट मीटर गिव्स ज़ीरो रीडिंग. अब उस टाइम पे वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? ज़ीरो. अब ये हमें क्या इंडिकेट करेगा? देयर विल बी द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन. क्योंकि अब जो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. अब उस टाइम पे आपकी जो रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो क्या होगा? ज़ीरो. सो अगेन यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? किसी भी सेल के लिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो अगर हमें उसे क्या पता है, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव अपॉन में कॉपर टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन. क्लियर. नाउ हेयर अब वो कह रहा है कि जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो बढ़ती जाएगी, कॉपर टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटती जाएगी. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन कॉपर टू पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है और कॉपर जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल इक्वल हो जाती है, और उस टाइम पे सेल की वोल्ट मीटर जो रीडिंग देता है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो. यानी ई सेल क्या हो जाती है आपकी? ज़ीरो. जब ई नॉट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर ज़ीरो जाता है तो ई नॉट द सेल वी कैन इजली कैलकुलेट. देयर ई नॉट सेल इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा? 2.3. एल एन वैल्यू इज 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग ऑफ जिंक टू पॉजिटिव अपॉन में कॉपर टू पॉजिटिव. अब हमें पता है ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो गई है. तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? के सी से, वेयर द के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट द फॉर्मूला लॉग, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो हमें क्या निकालना है बच्चे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी रिप्रेजेंट इज लॉग के सी. सो वी कैन इजली कैलकुलेट लॉग के सी ई नॉट ऑफ द सेल मल्टीप्लाई बाय 2f डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी. और यू कैन से लॉग के सी इज इक्वल टू ए नोट ऑफ द सेल जो आपको दे दिया जाता है, इट कम्स आउट टू बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 इंटू 10 टू द पावर 37 एट 298 केल्विन. और इन जनरली हम बाय दिस इक्वेशन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन, दैट इज ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 2.303 over NF log KC. Now here gives the relationship. अब ये इस रिलेशनशिप से हमें क्या मिला बच्चे?
एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन और किसका रिलेशन भी रहा है, एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द cell in which that reaction take place. Equilibrium constant of the reaction difficult to make otherwise measure otherwise can be calculated from the corresponding E naught value of the cell. Now here the one more question, calculate the equilibrium constant. So how can we calculate? E naught cell is equal to 0.0591 upon में n log Kc. Now here E naught of the cell 0.46. रिएक्शन देखिए कॉपर प्लस 2 सिल्वर आयन, एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 0.0591 अपॉन में 2, दिस 0.0591 अपॉन में 2 log Kc एंड यू हैव टू कैलकुलेट द log Kc. तो 0.46 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.0591, so it comes out to be 15.6, and while taking this 15.6 in the log table you will get the answer Kc is equal to 3.92 10 to the power 15. Now next is the electrochemical cells and Gibbs energy of the reaction. अब electrochemical cells क्या होते हैं और Gibbs energy क्या होती है. Now electrical work done in 1 second, जो 1 सेकेंड में काम किया जाता है, इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, जो वर्क डन 1 सेकेंड में काम किया जाता है, यानी जो पाप वो किसके इक्वल होता है, उसी के ही पोटेंशियल के इक्वल होती है, मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज passed. Now if we want to attain the maximum work done from a galvanic cell, then charge has to be passed reversibly. कि अगर आपको मैक्सिमम वर्क डन लेना है ना बेटा गैल्वेनिक सेल से, तो चार्ज हैज़ टू बी पास्ड रिवर्सिबली. द रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू द, जो रिवर्सिबल वर्क डन है गैल्वेनिक सेल का, वो किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी. देयरफॉर EM of the cell is E and NF is the amount of charge passed and del G is the Gibbs energy. So del G is equal to, here you can see this work done is equal to in 1 second is equal to the electric potential. This is the electric potential multiplied by charge, where here the charge is equal to NF. N is the number of electron and F is the Faraday constant. तो किसी भी केस में अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू द वर्क डन, तो हमें उसके इलेक्ट्रोड सेल को किससे मल्टीप्लाई करना है, चार्ज से मल्टीप्लाई बाय करना है. और नेगेटिव में आपका आंसर आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल वर्क डन है, एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. नाउ इट मे बी रिमेंबर दैट ई जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इंटेंसिव पैरामीटर, बट डेल जी इज़ द एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. कि जो डेल जी होती है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड डिपेंड अपॉन द एन, और वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, एन पे. फॉर दिस रिएक्शन इफ़ यू सी दिस, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव राइज जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. है द डेल जी इज इक्वल टू -2 Fe cell. But when we write this equation, here the del G is equal to -4 Fe, क्योंकि n की वैल्यू कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग टेकन एज यूनिटी, देन डेल जी किसकी, अगर आप सारे रिएक्टिंग के स्पीशीज यूनिटी ले रहे हो, तब आपका ई सेल किसके इक्वल हो जाता है, ई नॉट सेल के. और आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है अब, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF E नॉट सेल, माइनस NF E naught of the cell. Thus, from the measurement of the E naught cell, we can obtain an important thermodynamic quantity, that is del G, standard Gibbs energy of the reaction, and from the later we can calculate the equilibrium constant, because we know that del G naught is equal to NF E naught of cell. Now here the del G naught is also calculated like this, minus RT ln K, minus RT ln K. So here we use two formula for calculating the Gibbs free energy or the internal energy of a system.
Here one more question is this. Standard electric potential for the Daniell cell is 1.1. आपको क्या निकालनी है? Gibbs energy. Now Gibbs energy formula is del G N F E naught of cell. Now minus n की वैल्यू हो जाएगी 2, F Faraday's constant, ठीक है, E naught है 1.1 C. Now when you solve this you will get the answer minus 2.27 kilojoule per mole. Now next, conductance of the electrolytic solution. Now conductance का मतलब कोई solution इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट कर रहा है, तो कितनी कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है. तो हमने ये देखना है कि ये जो हमारे सोल्यूशन है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करते हैं. तो इट इज़ डिफाइंड अ फ्यू टर्म्स बिफोर कंसीडरिंग द सब्जेक्ट ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर. तो हम सबसे पहले कंडक्टेंस को करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स लेते हैं जो हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी के केस में पढ़ते हैं. और वो टॉपिक्स कौन से आपके? रेजिस्टेंस है ना, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, ठीक है. और वो ओम किसके इक्वल होती है? kg मीटर स्क्वायर साइमन क्यूब ए स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर. तो इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल सकते हैं. विद यू आर फेमिलियर विद योर स्टडी ऑफ फिजिक्स. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अब आपको पता है आर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. टू यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन दिस क्लास 10 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर that R is directly proportional to the L and inversely proportional to the area. When you remove the proportionality sign, that is rho L by A. Now constant is called the resistivity, or you can say specific resistance, and the unit is ohm meter. Now IUPAC recommendation, its sub multiple ohm centimeter is also used. They use the term resistivity of a specific resistance. जो IUPAC recommends the use of, वो IUPAC resistivity वर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं as compared to specific resistance. And in the rest of the book we shall use the term resistivity. So physically the resistivity for a substance of, अब resistivity किसी भी substance की क्या होती है? resistance होती है. कैसे बच्चे? अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? R is equal to rho L by A. Where R? Resistance of substance, rho resistivity of that substance, L length of that wire or conductor, A area. अगर मैं लेंथ 1 मीटर की कर दूं और एरिया 1 मीटर स्क्वायर का कर दूं तो आर रेजिस्टेंस किसके इक्वल आती है? रो के इक्वल आती है. तो हेयर सी दिस डेफिनेशन. resistivity for a substance is the resistance when 1 meter long wire and its area of cross section is 1 meter square. So 1 ohm meter is equal to 100 ohm centimeter, or 1 ohm centimeter is equal to 0.01 ohm meter. तो इनवर्स अब हमें देखना है. आर तो हो गई रेजिस्टेंस, ठीक है, आर हो गई resistance. Now reciprocal of resistance is called conductance. Reciprocal of resistance is called conductance, and we have the relationship. Now कैसे? जब R है rho by A, L by A, so reciprocal of resistance is called the G, जिसको हम क्या बोलते हैं? conductance. और conductance होती है 1 by R, और you can say A by L. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द के. तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? ए बाय एल. तो ऐसा यूनिट जो होगी इसकी साइमन है. कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? साइमन्स होती है, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस, एंड इट इज़ इक्वल टू ओम इनवर्स. तो हम कभी कभी इसको महो MHO भी लिख देते हैं या ओम इनवर्स भी लिख देते हैं. इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी के इन्वर्स को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपा.
that is called the K, that K is called the kappa. IUPAC recommended the use the term conductivity. तो IUPAC ने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या टर्म यूज़ किया गया है, कंडक्टिविटी. तो ऐसा यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी इज साइमन मीटर इनवर्स. कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन मीटर inverse, but quite often K is expressed in Simon centimeter inverse and conductivity of a material in Simon meter inverse. अब जो कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, उसी की ही कंडक्टेंस होती है. जब आप एरिया 1 मीटर स्क्वायर का कर देंगे और जो लेंथ है वो कितने की कर दोगे, 1 मीटर की. तो हाउ कैन वी डिफाइन दिस K? दिस K इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी. G इज़ द कंडक्टेंस. अगर मैं एरिया 1 का कर दूँ, लेंथ भी 1 मीटर की और एरिया 1 मीटर स्क्वायर का, तो G इज इक्वल टू K. देयर K इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू द कंडक्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ कंडक्टिविटी ऑफ ए मटीरियल साइमन मीटर इनवर्स. ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, साइमन मीटर इनवर्स. नाउ इट मे बी नॉट इट एट 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. 1 साइमन किसके इक्वल होता है, सेंटीमीटर इनवर्स के 100 साइमन मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. ऐसे जब आप इन्वर्स करेंगे तो आपको किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के. तो 1 साइमन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स. नाउ हियर इज द कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस सॉल्यूशन. Here see this, copper 2.1, 5.9, silver 6.2. कितनी ज़्यादा, that's why the silver is the best conductor, है ना. gold 4.5, copper 5.9, है ना. और see this HCl 3.9, pure water 3.5. so here the HCl is the best aqueous solution conductor. Now it may be seen from that the magnitude of conductivity varies. जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है और वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे. नाउ इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर. एक तो कौन सा मटेरियल लिया है, किस मटेरियल ने कंडक्टेंस लिया, उस पर भी, टेम्परेचर पर भी, प्रेशर पर भी, कि किन कंडीशंस पे आपने मेजरमेंट करी है. मटेरियल को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, सेमी कंडक्टर्स में, डिपेंड अपॉन देयर कंडक्टिविटी. नाउ मैटर और जो एलॉयज़ हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स. कुछ नॉन मेटल है जैसे ब्लैक कार्बन ब्लैक है, ग्रेफाइट है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग होते हैं. सब्सटेंस लाइक ग्लास, सेरेमिक्स, लो कंडक्टिविटी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स. नाउ सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन, डॉप्ड सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड. ठीक है, जब हम डॉपिंग करते हैं, मतलब कंडक्टिविटी की, जैसे ग्रुप 3 की 14 के साथ या ग्रुप 15 की 14 के साथ जब हम डॉपिंग करते हैं तो आपके सेमी कंडक्टर्स तैयार होते हैं, तो भी आपके क्या तैयार होते हैं, कंडक्टर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल्स. ना सर्टेन मटीरियल जिसको आप सुपर कंडक्टर बोलते हो, बाय डेफिनेशन हैव ज़ीरो रेजिस्टिविटी. सुपर कंडक्टर का मतलब जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़ीरो और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. अर्लियर ओनली मैटर एंड द एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर, कि जो मेटल और उसके एलॉयज जो वेरी लो टेम्परेचर जैसे 0 to 15 Kelvin वर नोन एज द सुपर कंडक्टर. बट नाउ डेज नंबर ऑफ ceramic materials and mixed oxide are also known to show super conductivity at a temperature range as high as 150 Kelvin. Now next is electrical conductance. Now what is electrical conductance? Now तो metal is called the metallic or electronic conductance. मेटल की कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और वो सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, कोई तो फैक्टर्स होंगे ना. पहले फैक्टर्स क्या है कि आपने मेटल कौन सा लिया हुआ है, दूसरा उस मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हैं, तीसरा टेम्परेचर, क्योंकि कंडक्टेंस डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाती है. तो एज द इलेक्ट्रॉन एंटर फ्रॉम वन एंड टू द गो थ्रू द अदर एंड, कॉम्पोजिशन ऑफ द मेटालिक कंडक्टर रिमेन अनचेंज. जो कंपोजिशन है वो अनचेंज रहती है. सो द मैकेनिज्म ऑफ दिस कंडक्टेंस थ्रू सेमी कंडक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स.
Now we already know that even pure water has small amount of hydrogen and hydroxyl ion, और उसकी concentration क्या होती है 10⁻⁻7 moles की, मोलर सोल्यूशन की, एंड लीड ए वेरी लो कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है. व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, आयंस, और आयंस फ्लरिश होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है. और यही कंडक्टेंस जो आयंस की वजह से आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस. नाउ कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की आयनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड, पहला तुमने इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, दूसरा आयंस का साइज़, तीसरा सॉल्वेंट का नेचर क्या लिया है, फोर्थ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी ली है, और टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ते ही कंडक्टेंस की बढ़ती है. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर बढ़ने से आयंस फॉर्मेशन होंगे, और जितने ज़्यादा आयंस फॉर्मेशन होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. सो पैसेज ऑफ द डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सोल्यूशन ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जब आप डायरेक्ट सोल्यूशन को प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक पैसेज मतलब डायरेक्ट करंट को आयनिक सोल्यूशन के अंदर भेजते हैं, दिस लीड्स टू द चेंज इन द कॉम्पोजिशन, तो यहाँ उसकी कॉम्पोजिशन बदल जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. तो अब हमने ये देखना है कि हम आयनिक सोल्यूशन में कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे. Now next is your measurement of the conductivity of the ionic solution. We know that accurate measurement of the unknown resistance can be performed on the Wheatstone bridge. अगर हमें unknown resistance की accurate measurement करनी है तो हम किस पे करते हैं, Wheatstone bridge से calculate करते हैं. For the measuring the resistance of the ionic solution we face two problems. लेकिन जनरली अगर हमें रेजिस्टेंस किसकी निकालनी होती है, आयनिक सॉल्यूशंस की, बिकॉज सॉल्यूशंस आर इन द लिक्विड स्टेट. ठीक है, मेटल हो तो वायर्स के साथ कनेक्ट कर लो, लेकिन जो सोल्यूशन है तो उसको कहाँ कनेक्ट करेंगे. तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है, डीसी करंट पास होना, क्योंकि पासिंग द डीसी करंट चेंजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन. जब हम डीसी करंट पास करते हैं तो सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है. तो ये प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज. अब हम मेटालिक वायर से सोल्यूशन कैसे कनेक्ट करें, और अदर सॉलिड कंडक्टर. फर्स्ट डिफ़िकल्टी इज़ रिजोल्व बाय यूजिंग ए एसी करंट. पहली डिफ़िकल्टी को तो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द एसी करंट, लेकिन सेकेंड डिफ़िकल्टी सोल्व होती है बाय स्पेशल डिज़ाइन सेल्स, एंड दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी सेल्स. एंड सेवरल डिज़ाइन, टू सिंपल वंस आर गिवन टू यू. तो हेयर इज दीज टू आर द कंडक्टिविटी सेल्स. प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये कनेक्टिंग वायर है, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है. नाउ हेयर द प्लेटिनाइज्ड रोड एंड कनेक्टिंग वायर्स. बेसिकली दो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं जो प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड होते हैं. ठीक है, फाइनली डिवाइडेड मेटालिक प्लैटिनम इज डिपोजिट ऑन द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकली. दीज हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी. They are separated by the distance L. Therefore solution confined between these two electrode. दो इलेक्ट्रोड के बीच में ही हम क्या रखते हैं, सोल्यूशन को रखते हैं, क्योंकि इनका एरिया भी फिक्स होता है और लेंथ भी फिक्स होती है. तो द रेजिस्टेंस ऑफ सच अ कॉलम ऑफ सोल्यूशन, जब इस तरह के सोल्यूशन जब हमें एरिया और लेंथ दोनों फिक्स कर दी, इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाय A, और रो इज इक्वल टू 1 बाय K. ना हेयर, क्योंकि आपने अब देखा ना लेंथ भी कांस्टेंट रखी है, एरिया भी कांस्टेंट रखा है, तो एल बाय को हम क्या नाम देते हैं, सेल कांस्टेंट. एंड सेल कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जी डैश, सेल कांस्टेंट. और डिपेंड किस पे करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड हैज़ द डायमेंशन लेंथ इनवर्स, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इट्स कम्स आउट टू बी लेंथ इनवर्स. एंड कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द एल एंड ए. नाउ एल एंड ए इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट ऑल्सो रिलायबल. मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया की कन्वीनियंट इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट तो है ही है, लेकिन अनरिलायबल होता है. तो सेल कांस्टेंट यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो सेल कांस्टेंट जनरली तब मेजर करते हैं जब आप उसकी क्या मेजर करते हो, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग सोल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन.
कि जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ऑलरेडी हमें पता हो और जिस सॉल्यूशन की हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो। फॉर दिस कर वी यूजुअली यूज़ KCl सॉल्यूशन। हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, KCl सॉल्यूशन को। उस कंडक्टिविटी इज़ नोट, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हमें पता है वेरियस कंसनट्रेशन पे एट डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो हेयर द जेल G dash, where this is called G star is called the cell constant, which is equal to L by A, which is equal to RK, where R is the resistance and K is the conductivity constant. तो आप ये लिख सकते हो cell constant is equal to resistance multiplied by this conductivity. Now see this is called the Wheatstone bridge. Once the cell constant is determined, we also use it measure the resistance or the conductivity of any solution. तो एक बार आपको सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने की देरी है, उसके बाद तो रेजिस्टेंस हो चाहे कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। तो सेटअप हम इस तरह से कुछ तैयार करेंगे। सी दिस Wheatstone bridge. Here the four resistance, one आपका रहेगा R1, R2, R3 and R4. These two are parallel to each other. ठीक है, R1, R3 पैरेलल रहेंगे और R2, R4 आपस में, मतलब R1, R3 पैरेलल टू द R2, R4, वेयर R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, R3 और R4 नॉन रेजिस्टेंस होती है और R2 क्या होती है, कंडक्टिविटी सेल्स होती है जिसकी कंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3, R4 एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 और एक कंडक्टिविटी सेल जिसकी अननोन रेजिस्टेंस है, जिसको अब व्हीटस्टोन ब्रिज इज फेड बाय द ऑसिलेटर्स O इज अ सोर्स ऑफ AC पावर। ऑसिलेटर है जो कि एक पावर सोर्स है जिससे हम क्या देंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी। इन द ऑडियो फ्रिक्वेंसी, जिसकी रेंज कितनी होती है 550 to 5000 साइकिल, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 550 to 5000 साइकिल्स पर सेकेंड। पी क्या है, सुटेबल डिटेक्टर है, हेडफोन हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। एंड द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन नो करंट पास थ्रू द डिटेक्टर। ब्रिज को इस तरह से बैलेंस दिया जाता है कि डिटेक्टर जब कोई रीडिंग नहीं देगा और करंट पास नहीं करेगा, और जब ये जो पी डिटेक्टर है कोई रीडिंग नहीं देगा, करंट पास नहीं होगा, उस टाइम पर these two are parallel to each other and we can easily solve R1 multiplied by R4, R1 multiplied by R4 divided by R3 divided by R3. So these days inexpensive conductivity meters are available which can directly read the conductance or the resistance of the solution in the conductivity cell. Once the cell constant and the resistance of the solution in the cell is determined, एक बार आप सेल कांस्टेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लो तो कंडक्टिविटी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस और द सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द कंडक्टेंस, 1/R इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। The conductivity of the solution of different electrolyte in the same solvent, जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की सेम सॉल्वेंट के अंदर गिवन टेम्परेचर में डिफर करती है ड्यू टू चार्ज एंड द साइज ऑफ द आयन इन विच दे डिसोसिएट। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और द ईज विद विच द आयंस मूव अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई एक तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं, जस्ट ईच से वो मूव करती है, देयरफॉर बिकम नेसेसरी टू डिफाइन ए फिजिकल मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय द लैम्डा m. This lambda is lambda word and is related to the conductivity. और मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, वेयर K इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय C इज द कंसंट्रेशन और यू कैन से द मोलैरिटी। K unit Simon meter inverse, concentration moles per liter, और यू कैन से जो यूनिट हो जाती है Simon meter square per mole, and it may be noted that 1 mole meter cube is equal to 1000 liter per meter cube into molarity of the solution. So lambda is equal to, here the K Simon says, how can you find out this value, where the K unit Simon centimeter inverse, कंसनट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर, हाँ जी, तो लीटर 1000 लीटर मीटर पर मीटर क्यूब इंटू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड एसआई यूनिट ऑफ दिस कम्स आउट टू बी दिस के इंटू फॉर्मुलाइज के इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। तो के स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, के इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी।
और 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 to the power -4 साइमन मीटर स्क्वायर per mole. So I hope you understand बच्चों, you will understand the topic of this electrical resistance or how can we calculate the conductance of a solution or the electrically solutions. Okay, bye bye.